Hello, good morning, friends. Today we discuss about a direct method. हमने कल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में चर्चा की। अब उसका कुछ विरोध हुआ। विरोध के फलस्वरूप हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, उसकी उत्पत्ति हुई और डायरेक्ट मेथड्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं हम। हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। किसके खिलाफ में आया? टीसीजी। टीसीजी क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन करने से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। इंग्लिश का मेथड बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले हम इसके नाम की चर्चा करते हैं। इसके क्या क्या नाम है? पहला नाम तो इसका है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है, ये किसका एंटी है? ये एंटी है ग्रामर ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का हम इसको एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन या एंटी टीसीजी भी कह सकते हैं। एंटी टीसीजी। दूसरा इसका नाम पड़ा, ये हमारे पास नेचुरल वे में इसमें इंग्लिश सिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम है नेचुरल मेथड। क्या नाम है? नेचुरल मेथड। तीसरा, इसमें परिमार्जित इंग्लिश सिखाई जाती है, इसलिए इसका नाम है रिफॉर्म्ड मेथड। रिफॉर्मेशंस मेथड कह सकते हैं इसको। और इसकी इंट्रोड्यूस करवाया था मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने, इसलिए उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा बर्लिट्ज मेथड। फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड्स की हम डिस्कस करें बारे में। डायरेक्ट मेथड हमारे पास इसका नाम है एंटी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा नाम इसका नेचुरल मेथड। तीसरा इसका रिफॉर्मेशन मेथड या रिफॉर्म मेथड। और चूंकि इसका इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? बर्लिट्ज ने, मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने, तो इसलिए इसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा बर्लिट्ज मेथड। अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि जो ये मेथड है आपका, इस मेथड्स में सबसे पहली बात तो ये है कि ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ। ओरिजिनेटेड कहाँ पर हुआ? जैसे टीसीजी हमारे पास जर्मनी में ओरिजिनेटेड हुआ था, तो ये ओरिजिनेटेड कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? फ्रांस में। कब हुआ था? इन 19 सेंचुरी एंड वन। यानी सबसे पहली बात है कि मूल कहाँ से आया, ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, ये मूल रूप से कहाँ से है? फ्रांस से। कब? 19 सेंचुरी एंड वन में। दूसरी बात, इस मेथड्स का सबसे पहले एडवोकेट किसने किया? एडवोकेटेड वकालत किसने की इस मेथड की? इस मेथड की वकालत किसने की? इस मेथड्स की वकालत की थी माइकल वेस्ट ने। किसने की थी? आपसे पूछा जाए इस मेथड की एडवोकेट किसने की? इस मेथड की एडवोकेट की थी माइकल वेस्ट ने। अगली बात आपसे पूछी जाए कि इस मेथड्स को अप्रूव किसने किया था? अप्रूव किसने किया था? तो इस मेथड्स को अप्रूव किया था आईपीए। आईपीए ने किया था। आईपीए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीए की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज आईपीए? आईपीए क्या होता है? आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? हमें आईपीए के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, यानी मैं लिख देता हूँ इसको, एक संस्था है, इसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक
एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिश कब हुआ था, आईपीए 18 सेंचुरी एंड 86 में, 1886 में। कहाँ पर है ये आईपीए की स्थापना 18 सेंचुरी एंड 86 में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी फ्रेंड्स फ्रांस में। कहाँ पर हुई, फ्रांस में। तो सबसे पहले हमने चर्चा की डायरेक्ट मेथड, जिसके क्या क्या नाम है, नेचुरल मेथड कहते हैं इसको, हम रिफॉर्म मेथड कहते हैं हम इसको ही हम बर्लिट्ज मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, एंटी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी है। इस मेथड्स की ओरिजिनेटेड फ्रांस में हुई 19 सेंचुरी एंड 1 में। इस मेथड्स को एडवोकेट किसने किया, माइकल वेस्ट ने। इस मेथड्स को अप्रूव किसने किया, आईपीए ने। कब किया, 1886 में, जिसका आईपीए की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईपीए की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। आईपीए की स्थापना कब हुई थी, 18 सेंचुरी एंड 86 में। अब हम बात करते हैं इस मेथड्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था। इस मेथड्स को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, इस मेथड्स को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, इस मेथड्स का परिचय किसने करवाया था, इस मेथड्स का परिचय मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने, किसने करवाया था, मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा बर्लिट्ज मेथड। इंट्रोड्यूस इसको करवाया था मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने, और इसके नाम पर ही इस मेथड्स का नाम पड़ा बर्लिट्ज मेथड। क्योंकि इसमें टीचिंग जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग कराई जाती है वो पूरी तरह से नेचुरल वे में कराई जाती है। नेटिव जो लर्नर हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेथड्स है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश, नो मदर टंग का यूज, नो ट्रांसलेशन का यूज, ओनली टारगेट लैंग्वेज का यूज होता है, और एवरीडे सेंटेंस का यूज होता है। प्रत्येक दिन नए नए शब्दों का यूज करते हैं, फ्लुएंसी के ऊपर जोर देते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर जोर देते हैं, ग्रामर इंडेक्टली पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड्स में सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास कि फोकस किसके ऊपर है। सबसे पहली बात तो है ये मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ये मेथड कैसे पढ़ाया जाता है, ये मेथड हमारे पास इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इसमें केवल टारगेट लैंग्वेज का यूज होता है। किसका यूज होता है, ओनली टारगेट लैंग्वेज का ही यूज होता है। इस मेथड में नो मदर टंग का यूज नहीं होगा, और नो मदर टंग, नो ट्रांसलेशन का यूज भी नहीं होगा। यानी डायरेक्ट मेथड है। इस डायरेक्ट मेथड जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज होता है, नो मदर टंग और नो ट्रांसलेशन। मदर टंग का यूज भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन का यूज भी नहीं होगा। ये फोकस किसके ऊपर डालता है, ये मेथड फोकस किसके ऊपर डालता है, यानी स्किल कौन कौन सी यूज करता है। जैसे हमारे पास LSRW, ये 4 स्किल हैं, 4 स्किल। तो हमारे पास तो इन 2 स्किल्स के ऊपर जोर डालता है, यानी फोकस किसके ऊपर डालता है, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ये फोकस डालता है। इसका उद्देश्य, ये स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है बच्चे को बोल बोल के ही फ्लुएंसी में ये सिखाया जाए, तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है इसका कि हम किसी को एसोसिएट के सहारे पहले कॉन्क्रीट जो थिंग्स हैं वो बच्चे को दिखाई जाती है, चार्ट दिखाए जाते हैं, बोर्ड दिखाए जाते हैं, और फिर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट यानी एसोसिएशंस के माध्यम से हम बच्चे को, स्टूडेंट्स को आसानी से सिखा सकते हैं।
देखिए इसमें ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है, ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है। इसमें ग्रामर है वह इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है, इस मेथड में ग्रामर है वह इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है आगमनात्मक विधि से। आगमनात्मक यानी ये सबसे अच्छा तरीका है, इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो कोई भी बात को एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही विस्तृत रूप में इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, बड़े ही एक्सपेंडेड वे में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इस मेथड्स में दो मैक्सिम्स का यूज किया जाता है। इस मेथड्स में 2 मैक्सिम्स का यूज किया जाता है। पहला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल चीजों को सिखाएंगे, इजी चीजों को सिखाएंगे और फिर उसके बाद में कठिन चीजों को सिखाया जाता है। दूसरी मैक्सिम्स का यूज है इसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कैसे, पहले सरल चीजों को सिखाएंगे फिर कठिन चीजों को सिखाएंगे। मूर्त का मतलब सिंपल से जटिल कैसे, पहले टेंस पढ़ाना है तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे और फिर हम प्रेजेंट सिंपल पर आते हैं। तो इस तरीके से पहले सरल चीज़ों को, इजी चीज़ों को सिखाया जाता है, फिर हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को। ये मेथड चूंकि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वे में पढ़ाया जाता है। इस मेथड में कॉन्क्रीट थिंग्स को पहले सिखाया जाता है। कॉन्क्रीट थिंग्स को जैसे हमने चार्ट दिखाया, पिक्चर्स दिखाई उसके माध्यम से, और फिर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त यानी जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उसको हम एसोसिएशंस के माध्यम से वर्ड्स को, सेंटेंस को सिखाया जाता है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं इसकी मेथड्स के बारे में। इस मेथड्स की कौन कौन सी मेथड्स हैं। इसमें ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। इसमें 2 मैक्सिम्स का यूज किया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट वी टीच सिंपल थिंग्स एंड आफ्टर दैट वी मस्ट is complex things, and second maxims is concrete to abstract. We show pictures, charts, and to try to teach the students with concrete things, and after that we must teach students with associations. वर्ड्स को हम एसोसिएशंस के माध्यम से आसानी से सिखाते हैं। अब हम इसकी मैथ्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। इसकी कौन कौन सी मैथ्स हैं। इसमें सबसे पहले हम मैथ्स की चर्चाएं करते हैं। इस मेथड्स की क्या क्या मैथ्स हैं। इसमें सबसे पहले मैथ्स है कि स्टूडेंट्स आसानी से इंग्लिश में सोच सकता है। पहली बात इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स आसानी से, सुगमता से किस में सोच सकता है, थिंक इन इंग्लिश। किस में सोच सकता है, इंग्लिश में सोच सकता है। दूसरी बात है इसमें ये जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश बिकम्स इजियर। इंग्लिश बिकम्स इजियर, इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि हम किस चीज़ को कॉन्क्रीट माध्यम से सीखते हैं। इस मेथड्स में सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, ग्रामर्स है वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसमें सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। ग्रामर एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। और इस चीज़ को हम रोज बार बार टंग के ऊपर लेते हैं क्योंकि एवरीडे हम किस चीज़ को एसोसिएशंस के माध्यम से सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स आसानी से, सुगमता से उस चीज़ को सीख जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात, इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं, टीचर्स के द्वारा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड फुल ऑफ
एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी पर आधारित है। फुल ऑफ एक्टिविटी, पूरी तरह से एक्टिविटी पर आधारित है, नीरस नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर ये पूरी तरह से आधारित है। इस मेथड में ऑडियो विजुअल का यूज किया जाता है और ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम आसानी से किसी चीज को हम देख करके सुन करके हम किसी भी चीज को बड़े सुगमता से बड़े आसानी के साथ इजी वे में हम उसको क्या कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। अब हम इसके डीमेरिट्स के बारे में चर्चाएं करते हैं। ये मेरिट है कि स्टूडेंट्स को थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचेगा, इंग्लिश इसमें इजियर हो जाती है क्योंकि रोज इंग्लिश का यूज करते हैं। ये नेटिव लर्नर के लिए बहुत अच्छी है। सेंटेंस का यूज करते हैं, इसमें ग्रामर है वो एक्सप्लेन नहीं की जाती है। फुल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर आधारित है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मच क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स नॉट बाय द टीचर्स। ऑडियो विजुअल्स का इसमें यूज होता है। और अब हम इसके डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम इसके डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स, ये मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें मेथड में मदर टंग का यूज नहीं, मदर टंग का यूज नहीं, नो मदर टंग यूज, मदर टंग का यूज नहीं। इस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है। मदर टंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चा सबसे पहले बर्थ के बाद में मदर टंग का यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटिव जो लर्नर हैं उनके लिए मेथड अच्छा है, लेकिन जो फॉरेन लर्नर हैं जिनके लिए सेकंड लैंग्वेज है उनको इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि स्टूडेंट्स है, बच्चा है, सबसे पहले अपनी मदर टंग को सीखता है और मदर टंग के सहारे दूसरी लैंग्वेज को सीख पाता है। और जिस मेथड्स में मदर टंग अलाउ नहीं है इसलिए मेथड्स के डीमेरिट से कमी है। अब हम इसमें बात करते हैं, ये मेथड हैफ हैजार्ड वे में पढ़ाया जाता है। हैफ हैजार्ड वे, हैफ हैजार्ड वे में पढ़ाया जाता है। हैफ हैजार्ड वे का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित रूप से पढ़ाया जाता है। कहीं से कहीं चले गए, कहीं से कहीं, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, हैफ हैजार्ड वे में पढ़ाया जाता है, अनकंट्रोल्ड पढ़ाया जाता है। और जब अनकंट्रोल्ड पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि हैफ हैजार्ड वे में पढ़ाया जाएगा और हैफ हैजार्ड वे में पढ़ाया जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट बात ये है कि इसमें कोई थियरी नहीं है, इट हैज नो थियरी, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, बिना सिद्धांत के ही चल रही है। नेक्स्ट ये डीमेरिट्स में इसकी में आती है कि ये मेथड्स है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है उसको ये क्या करता है, इग्नोर करता है। रीडिंग और राइटिंग स्किल है उसको ये मेथड क्या करता है, इग्नोर करता है। फ्रेंड्स ये मदर टंग इसमें अलाउ नहीं होता है। हैफ हैजार्ड वे में अनकंट्रोल्ड तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, नो थियरी, इसकी कोई थियरी नहीं है। रीडिंग राइटिंग को इग्नोर करता है। और ये मेथड्स जो और क्राउडेड क्लासेस हैं उसके लिए भी उपयोगी नहीं है। ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं, ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं, और क्राउडेड क्लासेस हैं उसके लिए पूरी तरह से यूजफुल नहीं है। ये मेथड एक्सपेंसिव है। कैसा है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है ये मेथड्स क्योंकि इसमें ज़रूरत ऑडियो विजुअल की ज़रूरत पड़ती है
ऑडियो विजुअल है उसकी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, और इसलिए मेथड एक्सपेंसिव है, महंगा मेथड है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसके अलावा इस मेथड्स में टीचर्स हैं, टीचर्स वो भी हमें ट्रेंड नहीं मिलते हैं, ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं, और इस वजह से भी ये डीमेरिट है, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड टीचर्स चाहिए, नेटिव स्पीकर चाहिए, पूरी तरह से अंग्रेज की तरह होना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंसी होनी चाहिए टीचर्स की फ्लुएंसी नहीं है तो हम स्टूडेंट्स को क्या सिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय राधे राधे।